Bismillahirrahmanirrahim. I will welcome you all in our today's online lab session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the words of Holy Quran. Hopefully my screen is share and voice clear as well with you guys. Can anybody confirm me? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे कोई कंफर्म कर देगा? Okay जी, thank you very much. So we further moving towards today's lab, that is lab 13. To become familiar with underground and overhead cables, its insulation materials, current rating and fault detection methods. तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे. लैब नंबर 13 है हमारी. अब तक के सेशन में अगर कोई सवाल किसी के जहन में हो तो डिस्कस कर लीजिए, पूछ लीजिए. I will answer the kind of question and resolve the kind of query if you have up till now. So hopefully all the things being clear, we moving further towards the objective to study the construction and types of cables with insulation materials, current rating capability of conductor, and as well as to detect different faults in cables using Magar. थ्योरी की अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि सिस्टम ऑफ केबल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक अंडरग्राउंड और एक ओवरहेड केबल्स. तो इन दोनों की अपनी खासियत हैं और अपने कुछ फीचर्स हैं जिनकी बिहाफ पे हम इनको इंस्टॉल करते हैं, और कौन सा मेथड ऑफ केबल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इफेक्टिव है और कौन सा नहीं, ये एज पर द डिमांड, एज पर द नीड हम इंस्टॉल करते हैं और अंदाज़ा करते हैं. सो electrical power can transmit and or distribute either by overhead system or by the underground electrical cables installation to provide electricity from discos to the utility of load utilization. Underground cables may be used in thickly populated areas where municipal authorities prohibited overhead lines for reasons of safety. अक्सर और बेशतर हमारी जो लाइंस होती हैं, खास तौर पे जब हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज की रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो जुरिडिक्शंस वगैरह आ रही होती हैं, तो वहां पे अक्सर और बेशतर जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं वो एतराज़ करती हैं, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज वहाँ पे रहते हैं और उनके जो लोग हैं जो जब काम करने की तरफ वहाँ आ जाते हैं तो वहाँ उनको काफ़ी हद तक इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. दे मे ऑल्सो बी यूज्ड अराउंड plants and substations or at places where maintenance conditions do not permit the use of overhead construction. The underground cables have several advantages as well. अब अंडरग्राउंड के अंदर जब हम केबल इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं तो उनके फायदे क्या हैं? लेस लायबल टू डैमेज थ्रू दी स्टॉर्म और लाइटनिंग, क्योंकि ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये ओवरहेड केबल्स को डैमेज कर पाते हैं. लो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी होती है क्योंकि इनमें फॉल्ट का जो एस्पेक्ट है वो काफी हद तक कम होता है. फ्यूअर चांसेस ऑफ फॉल्ट्स इसमें आते हैं. स्मॉलर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं. स्मॉलर वोल्टेज ड्रॉप इसमें आते हैं जो हमारे अंडरग्राउंड केबल हैं, और बेटर जर्नल अप्लायंसेस के लिए हम इसको अपीयरेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. खास तौर पे ओवरहेड केबल्स को इस्तेमाल करने की बेसिक नीड एक ये भी होती है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ केबल आसानी से रहे, फॉल्ट ट्रेसिंग आसानी से रहे, और इनमें जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी हद तक आपके कॉस्ट एस्पेक्ट के मुताबिक हो, और ख़ास तौर पे जो ट्रेसिंग ऑफ फॉल्ट है वो ओवरहेड में आसानी से हो सकती है बजाय इसके कि आप अंडरग्राउंड केबल को इस्तेमाल करें. अंडरग्राउंड केबल की फॉल्ट ट्रेसिंग के लिए भी उसके इक्विपमेंट्स आते हैं
जो कि अंडरग्राउंड केबल के फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं, और उसके बिहाफ पे हम ये तय कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ पे फॉल्ट्स मौजूद हैं, चाहे वो ओपन सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट हो, या अर्थ फॉल्ट्स हो। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जो कि अंडरग्राउंड केबल्स की होती हैं, अब हम इससे बात करेंगे। कोई अगर क्वेश्चन किसी का हो तो आप की स्क्रीन पे हैंड रेस का ऑप्शन आता है, आप उसको हैंड रेस करके अपना सवाल कर सकते हैं, मुझे इंटरप्ट करके भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं सेशन को आगे। द कंडक्टर यूज इन केबल शुड बी टेंड स्टैंडर्ड कॉपर और एल्यूमिनियम ऑफ हाई कंडक्टिविटी। स्ट्रैंडिंग इज डन so that conductor may become flexible and carry more current. The conductor size should be such that the cable carries the desired load current without overheating and causes voltage drop within permissible limits. The cable must have proper thickness of insulation in order to give high degree of safety and reliability at the voltage for which it is designed। तो उसके मुताबिक ही इंसुलेशन आप केबल के लिए प्रोवाइड की जाती है आपको, और इंस्टॉलेशन उस हिसाब से की जाती है कि रिलायबिलिटी और सेफ्टी इश्यूज आपके मेंटेन रहे। द केबल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल मैकेनिकल प्रोटेक्शन so that it may withstand the rough use in laying it। क्योंकि जब हम केबल को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी हद तक उसे मोड़ा जाता है, इंस्टॉल ट्रेंच में बिठाया जाता है। काफ़ी केबल ट्रेंच, केबल डक्स के अंदर जगह नहीं होती, या उनको पहले से ही केबल होते हैं, तो इन इंस्टॉलेशन इश्यूज की वजह से केबल के ऊपर अक्सर व बेशतर कट भी लग जाते हैं, या वो इस तरह से ट्विस्ट हो जाती है कि वो बैंड होने लगती है। तो ये सब मैकेनिकल इश्यूज होते हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है। फर्दर मोर हम आगे चलते हैं। मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केबल्स शुड बी सच दैट देयर इज कंप्लीट केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी थ्रू आउट। केबल की जो इंसुलेशन होती है, जो पॉलीमर होता है, उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों स्टेबिलिटी मेंटेन होना जरूरी है, वरना जिस तरह मैंने इश्यूज बताए केबल इंस्टॉलेशन के, इस बुनियाद पे अक्सर बेशतर केबल डैमेज हो जाता है। ओवरहेड वर्सेस अंडरग्राउंड सिस्टम की तरफ अब हम आएंगे कि इनमें कौन सा जो सिस्टम है वो बेहतर है। तो इसकी बात करते हैं अब हम। आपको ये बेहतर पता है कि ओवरहेड हो या अंडरग्राउंड केबल सिस्टम हो, इनमें पब्लिक सेफ्टी किस में बेहतर है? ठीक है, ये अब मैं जस्ट बताता जाऊंगा, आप खुद डिसाइड करेंगे अपने तौर पे। इनिशियल कॉस्ट किसकी ज्यादा होती है, और ओवरऑल कॉस्ट किसकी ज्यादा होती है? फ्लेक्सिबिलिटी किसकी बेहतर होती है अंडरग्राउंड ओवरहेड के अंदर? फॉल्ट्स किसके बेहतर होते हैं? अपीयरेंस यानी नजर आना। फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर्स किसके अंदर करना आसान है? करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड वोल्टेज ड्रॉप किसके अंदर बेहतर होते हैं और किसके अंदर पुअर होते हैं? यूजफुल लाइफ किसकी ज्यादा है, अंडरग्राउंड या ओवरहेड केबल सिस्टम में से? मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों में से किसकी कम है, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, ये सारे वो फैक्टर्स हैं, जब हम इंस्टॉल करने की तरफ जाते हैं तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, या हम सोचा जा रहा होता है कि हम किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अंडरग्राउंड या ओवरहेड केबल्स को, सिस्टम को इंस्टॉल करें और उसके मुताबिक चीज़ें देखें। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसके अंदर जो हमारी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए हमारी बनाई जाती हैं, ताकि केबल्स जो है वो आपकी प्रॉपर सेफ्टी के मुताबिक इंस्टॉल रहें। तो उसके लिए मैं उल्टा इसको करता हूँ। सबसे पहले कंडक्टर इनसाइड होता है, उसके बाद पेपर इंसुलेशन होती है, फिर ये माइका आ रहा होता है बीच में, लेड शील्ड, बेडिंग की लेयर होती है, आर्मरिंग की हो रही होती है, और आखिर में जो ब्लैक कलर की एक उसकी कवरिंग होती है, लेयर होती है, वो उसकी सर्विंग कहलाती है। तो ये वो लेयर्स हैं जिनको ओवरकम करते हुए आपकी प्रॉपर सेफ्टी, प्रोटेक्शन, वेदर रेजिस्टेंस और सारी की जो इम्पैक्ट होती है, सॉइल
मॉइस्चर और ये सारी की सारी प्रिवेंशन हो सकती है इन लेयर्स की बुनियाद पर। और आखिर में जो आपका कंडक्टर है वो सेफ साइड इलेक्ट्रिसिटी को, इन तमाम इश्यूज को ओवरकम करके, इन लेयर्स की बुनियाद पर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कंडक्टर की बुनियाद से या कंडक्टर की वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डिस्कोर्स टू द लोड यूटिलाइजेशन। अच्छा, अब फर्दर ये कि इनकी जो लेड शील्ड हो गई, आर्मरिंग हो गई, बेडिंग, सर्विंग, इन सब की यहाँ पर डिटेल्स बताई गई हैं। मैं इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम थ्योरी के अंदर तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो है कुछ डिटेल्स जो है वो रीडिंग मटेरियल के तौर पे है। तो जस्ट मैं इसको ओवरकम करके आगे मेन लैब एस्पेक्ट की तरफ आऊंगा। एक डायग्राम अगर आप ये देखें तो इसके अंदर सर्विंग की शील्ड बिल्कुल आउटर मोस्ट होती है। उसके बाद लेड शील्ड आती है जो लेयरिंग है आपकी। फर्दर मोर इसके बाद लेड शील्ड के बाद ये जो इनसाइड लेयर है ये वाली, इसे इम्प्रेग्नेटेड पेपर कहा जाता है। ये मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग और दीगर एस्पेक्ट के काम आती है। स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर उसके बाद ये बताए जाते हैं, ये स्टैंडर्ड होते हैं। अच्छा, ये जो कंडक्टर होता है ये तो कॉपर के होते हैं, दरमियान के अंदर जो केबल होता है वो अमूमन स्टील का होता है। और अक्सर व बेशतर ये अगर कॉपर के कंडक्टर नहीं होते तो एल्यूमिनियम के होते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज में हम केबल इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम का। और अंदर जो है स्टील का कंडक्टर होता है, क्योंकि कॉपर जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है। और उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस में थ्योरी में पढ़ाया जाता है, जो कोर्स होता है उसमें पढ़ाया जाता है कि आप कंडक्टर वो लेते हैं जो केवी के मुताबिक आपके जो इलेक्ट्रिसिटी हो उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कर सके, साथ ही साथ जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और प्रॉपरली ज़्यादा वजन के मुताबिक भारी ना हो, क्योंकि स्ट्रक्चर को हैंग आउट करना भी होता है। और अगर आप 500 केवी के स्ट्रक्चर को देखें तो उनमें पर फेज 4 कंडक्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर 3 चौक 12 कंडक्टर हैंडल कर रहा होता है वो सिंगल टावर। और अगर डबल सर्किट हुआ तो फिर ये 24 कंडक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये 24 की तरफ नहीं जाता, डबल सर्किट इसका नहीं होता। सिंगल एक टावर के ऊपर 12 कंडक्टर ही जा रहे होते हैं। आप लोग अक्सर इस तरह बाईपास से गुजर रहे होते हैं तो देखते होंगे कि जो 500 केवी का टावर है उसके पर फेज वो जो कंडक्टर हैंडल कर रहा होता है वो 4। और 3 फेज की वजह से वो कंडक्टर जो, क्योंकि डेल्टा में जा रहा होता है तो 3 लाइंस होती हैं पर लाइन 4 कंडक्टर, तो इट 3 4 12 हो जाएंगे। तो 12 कंडक्टर्स हैंग बाय द टावर, हैंडल बाय द टावर दैट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट्स grids to the further another grid. टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल्स की अगर हम बात करें तो केबल्स जो होते हैं वो कैटेगराइज अगर किए जाएं तो लो टेंशन केबल्स होते हैं जो अप टू 1000 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाई टेंशन एचटी केबल्स कहते हैं जो कि 11 केवी तक को हैंडल कर सकता है। उसके बाद सुपर टेंशन केबल्स होते हैं जो कि 22 केवी से 33 केवी तक हैंडल कर सकता है। इनमें ऑयल इमर्स ऑयल डिप कंडक्टर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें इंसुलेशन जो है वो बाहरी इंसुलेशन और कंडक्टर के दरमियान ऑयल एज अ मीडियम भी इस्तेमाल हो रहा होता है एज अ कूलेंट के तौर पे। फोर्थ जो है वो एक्स्ट्रा टेंशन ई एच टी केबल्स होते हैं जो कि 33 केवी टू 66 केवी में इस्तेमाल होते हैं। और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स बियॉन्ड 132 केवी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स बियॉन्ड 132 केवी। अच्छा, अब हम इसको एक कंटिन्यू करेंगे। मैं 1 मिनट का यहाँ ब्रेक लेता हूँ, अजान हो रही है, तो तब तक आप इसके ऊपर थोड़ा गौर करें कि ये क्या चीज़ है। हम इसको फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं।
ओके जी, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अंडरग्राउंड केबल्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर कोर। अच्छा, इस चीज के बारे में बताएंगे। मैंने आपको 2 मिनट दिए थे इसको थोड़ा नो हाउ करने के लिए, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें इसके बारे में कि आप क्या जानते हैं। हेलो, कोई जवाब देगा? जी सर। जी जी। सर अंडरग्राउंड वायरिंग जो है सर बहुत सुटेबल भी होती है, बट इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि जिस तरह अगर कोई मसला आ जाता है तो इसको ट्रबल शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रबल सही। शूट के हवाले से उसको अगर ट्रबल शूट करने बैठेंगे तो पूरी जो हमें मतलब खुदाई करनी पड़ेगी। और ये अच्छी इस लिहाज से कि ये बड़े मतलब दिखने में बड़ी अच्छी होती है, मतलब डिटेक्टिव भी होती है, बारिश से भी मतलब इन चीज़ों से भी इनको कोई खतरा नहीं होता। ना ही ये कोई ऐसे कोई डैमेजेस का इश्यूज होता है। तो इट्स सुटेबल, नाइस लुक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ इस चीज के बारे में कि ये सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर और फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। सर सिंगल मतलब ये जो है सर मतलब डिफरेंट वोल्टेज के हिसाब से यूज होती है। जी जी। सिंगल कोई कोर होती है तो फिर सर आई थिंक इनकी रेटिंग होती है 220 समथिंग लाइक दिस। ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता। फ्लेक्सिबल कोर तो हम मतलब वो जो हमारी आयरन सर होती ये है जो उसमें यूज कर रहे होते हैं। सिंगल कोर होती है, सर ये जो सिंगल कोर केबल है ब्लू वाली, ये तो अक्सर इंडस्ट्रीज में कंट्रोलिंग में यूज होती है। और असल में ये मूव जैसे पैनल की कंट्रोलिंग वगैरह होती है, वहाँ पे जी, सेटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है उससे। बिल्कुल। और कोई ऐड करना चाहेगा इसके बारे में कि फ्लेक्सिबल और स्टैंडर्ड केबल में क्या फर्क होता है और कोड्स क्या होते हैं? सर स्टैंडर्ड केबल हम ज़्यादातर अंडरग्राउंड में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो सर जिसकी इंसुलेशन थोड़ी हार्ड होती है तो उसकी कटने के चांसेस जो होते हैं ना इसमें वो कम होते हैं, मतलब खींचने में स्क्रैच वगैरह इतने आसानी से नहीं लगता है इसका। तो और उसकी वजह से कॉस्ट भी कम होती है। और अम, ये जो होता है फ्लेक्सिबल केबल ज़्यादातर हम जो है ना कम रेटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब बड़ी हेवी केबल पे जैसे 300 केबल हो गई या छोटी हो गई तो इसमें ज़्यादातर हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। जी, ये काफी हद तक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। और कोई ऐड करना चाहेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें? स्टैंडर्ड केबल्स जो होती हैं मोस्टली हमारी सिंगल कोर, डबल कोर या 3 कोर और 4 कोर, ये पावर के उसके लिए यूज की जाती है मोस्टली। और फ्लेक्सिबल केबल्स जो होती हैं हम कंट्रोल बाय यूज करते हैं। सही। फ्लेक्सिबल केबल कंट्रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन साथ साथ ये पावर में भी आती हैं। अगर पावर केबल्स की किस तरह होती हैं आपने देखा होगी, बाज जो ऑफ गेज के हिसाब से ये ज़्यादा होती हैं। जैसे हमारी एसी की आ गई 1.5 टन 2 टन की जो एसी होती है, वो हमारी फ्लेक्सिबल केबल्स के ऊपर चल रही होती हैं। स्ट्रिंग्स जो उसके अंदर बनी होती है, नंबर ऑफ केबल जैसे 70 76 110 76 का केबल जो होता है हमारा, ये पावर केबल के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर जो 16 mm का केबल हो गया, 32 mm का हो गया, 25 mm का केबल हो गया, फ्लेक्सिबल सिंगल कोर के अंदर एज अ पावर केबल ये भी चलती हैं। दूसरी बात, फ्लेक्सिबल केबल की जो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होती है वो स्टैंडर्ड के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इसके। ये जो सॉलिड कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है, अक्सर व बेशतर पाकिस्तान केबल इसके बारे में मशहूर है और ज़्यादातर इस पे एसीज भी चलाए जाते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग्स इसमें भी होते हैं, जैसे 3 29 7 29 7 36 7 44 7 64, ये केबल्स जो होते हैं, इनका गेज है, 7 नंबर ऑफ कंडक्टर इसके अंदर होते हैं और उसके मुताबिक इसको इंस्टॉल किया जा रहा होता है। अच्छा, वक्त के साथ साथ ना जो स्टैंडर्ड केबल है वो सख्त हो जाता है, लोड बेरिंग की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से। लेकिन ये केबल जो है कभी भी हार्ड नहीं होता, सख्त नहीं होता। और आप इसको 2 साल 5 साल के बाद भी इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, अगर कहीं लगा हुआ हो, तो ये वैसे ही नर्म होगा जो कि पहले था। जबकि ये केबल इंस्टॉलेशन, हैंडलिंग
और ज्वाइंटिंग के लिए आपको बहुत टफ टाइम दे सकता है। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों की कैपेबिलिटीज के अंदर। ये थोड़ा महंगा पड़ता है आपको, जबकि ये जरा सस्ता है। लेकिन अब अगर आप कॉपर में ले रहे हैं तो दोनों तकरीबन आपको महंगे ही पड़ेंगे एक तरीके से। तो आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये क्रिसेंट केबल्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। मैंने क्रिसेंट केबल इंडस्ट्री का जो है ये वहाँ से कर्टेसी ली है। लेकिन मुख्तलिफ तरह की जो केबल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इनमें आती है आपकी ये उसके टेबल्स हैं, लुकअप टेबल्स के कितने एमएम के केबल में कितना करंट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ एम्पेयर गुजर सकता है, उसके मुताबिक एक चार्ट बताया गया है। क्रिसेंट केबल इंडस्ट्री के साथ साथ, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो क्रिसेंट केबल्स को इंस्टॉलेशन के मुताबिक होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है पाकिस्तान केबल्स भी एक अच्छा केबल प्रोवाइडर है, उसके भी स्टैंडर्ड है। इनकी अपनी अपनी वेबसाइट जाके जहाँ पे ये चार्ट बने हुए होते हैं। साथ ही साथ अलाइट केबल इंडस्ट्री है और बहुत सारे हैं जिनके अंदर हम केबल्स की इंस्टॉलेशन देखते हैं, वो मैन्युफैक्चरर भी हैं। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये BS स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड बेस जो नंबर एलोकेशन है ये 6004 इसको दिया गया। उसके मुताबिक उसकी स्टैंडर्डाइजेशन बेस के ऊपर आप लेस ऑफ 35 केबल ऑफ स्क्वायर के अंदर आप नंबर ऑफ करंट कैरिंग एम्पेयर कैपेबिलिटीज के मुताबिक इसको देख पाते हैं, जो कि 2 केबल्स, 3 केबल, 3 और 4, उसके मुताबिक कितना करंट ये बेयर कर सकते हैं, ये चार्ट के मुताबिक आप डिसाइड करते हैं। बाज लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर ये याद रहता है कितने के अंदर कितना केबल लगेगा सिंगल के अंदर। अगर आपको बढ़ाना है तो आप केबल्स के नंबर ऑफ कंडक्टर्स को कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी 2 कोर के जरिए कर लें, डबल केबल के जरिए कर लें, या 3 केबल पर फेज लगा के ये चीज काम कर लें, तो उसके जरिए भी चीज हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप 35 से ऊपर जाते हैं तो जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड का नंबर है, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड, ये क्रिसेंट केबल इंडस्ट्री के मुताबिक है। हर कंपनी अपने स्टैंडर्ड्स को अलग फॉलो करती है। अच्छा, बाज कंपनी स्टैंडर्ड फॉलो करती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को, बाज कंपनी स्टैंडर्ड जो कि फॉलो कर रही होती है वो IEC के नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, IEEE के स्टैंडर्ड्स होते हैं, और नीमा के, मीमा के, इन सब के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। इनके मुताबिक वो ये डिसाइड करते हैं कि कितने ऑफ केबल के ऊपर कितना एम्पेयर उससे गुजरना चाहिए। साथ ही साथ 50 से लेके 1000 तक की केबल की रेंज है, जिसके मुताबिक ये एम्पेयर कैपेबिलिटीज गुजार सकते हैं, और उसके लिहाज से ये डिजाइनिंग होती है। तो ये जो फिंगर टिप्स पे होते हैं बच्चों को तकरीबन लोगों को याद रहते हैं, तो ये उसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग उन्होंने ये चार्ट्स या फिर प्रैक्टिकल सिनेरियोस उन्होंने ये चीज डिसाइड की हुई होती है इंस्टॉलेशन के अंदर ही, कि जी इतना इतने में लगता है, इतना इतने में लगता है, तो उसके मुताबिक इस चीज को वो डिसाइड करता है। फर्दर मोर यहाँ फिर एक चीज और भी है कि आप मटेरियल कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं या एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मुताबिक फिर चार्ट वेरी करता है। ठीक है, यहाँ से फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ केबल्स फॉल्ट द डिटेक्शन यूजिंग मैगरिंग टेक्निक के जरिए हम इसको किस तरह से कर पाते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो फॉल्ट अकरेंस होती है वो 3 तरह के फॉल्ट्स होते हैं जो मेजरली केबल्स के अंदर आ रहे होते हैं, जो कि ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट होते हैं। ये 3 तरह के जो फॉल्ट हमें अमूमन मिल रहे होते हैं, इनको मैगर के जरिए से टेस्ट किया जा रहा होता है। मैगर के जरिए से सिग्नल सेंड करके हम सेंड करके रिसीव करते हैं। अगर हमें वो प्रॉपरली इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेंड टू रिसीव और सेंड टू नॉट रिसीव हो, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे पहला जो हमारा फॉल्ट है उसे हम ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब ओपन सर्किट फॉल्ट जो हमारा होता है, अब इसमें मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा बल्कि सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन अ कंडक्टर, यानी कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ और केबल ओपन हो गया, ब्रेक हो गया, इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट फॉल्ट। द ओपन सर्किट फॉल्ट कैन बी चेक बाय मैगर। मैगर के जरिए आप उसे चेक कर सकते हैं। मैगर एक डिवाइस है जो कि 1000 वोल्ट अपने मैकेनिकल मूवमेंट के नतीजे में प्रोड्यूस करता है। वो लैब भी मैंने दिखाया है स्टूडेंट्स को कि मैकेनिकल रोटेशन के नतीजे में ये अपने हाई वोल्टेज जो 1000 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, और 1000 वोल्ट जब वो प्रोड्यूस कर लेता है तो उसके नतीजे में आप उसको उसकी 2 प्रोब के जरिए से कनेक्ट करते हैं टेस्टिंग के लिए।
मैगर दो तरह का आता है, डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है। नॉर्मली लैब में मैंने एनालॉग दिखाया था, लेकिन फील्ड में आपको ये चीज डिजिटल भी दिख सकती है। डिजिटल के अंदर आपके 6 सेल लगते हैं नॉर्मली हैवी ड्यूटी, तो उनको लगाकर आप मैगरिंग टेक्निक्स के तौर पे अपने केबल्स को चेक कर सकते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट कैन बी चेक बाय द मैगर फॉर द पर्पस ऑफ 3 कंडक्टर ऑफ 3 कोर केबल एट, अगर वो 3 कोर केबल है यानी एक केबल के अंदर 3 अलग अलग केबल्स ऑफ कंडक्टर जा रहे हैं। एट द फार एंड आर शॉर्ट एंड अर्थ, जिनको आप शॉर्ट कर देंगे, अर्थ कर देंगे। देन द रेजिस्टेंस बिटवीन ईच कंडक्टर एंड अर्थ इज मेजर्ड बाय द मैगर। मैगर के जरिए से आप उसकी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे होते हैं। द मैगर विल इंडिकेट जीरो रेजिस्टेंस इन दी सर्किट ऑफ द कंडक्टर दैट इज नॉट ब्रोकन। अगर उसकी रेजिस्टेंस जीरो आ जाती है यानी रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो जो केबल है वो ब्रोक नहीं हुआ हुआ, टूटा हुआ नहीं है, कहीं से ब्रेक नहीं है। If the conductor is broke, the Magar will indicate the infinite resistance in its circuit। तो फिर मैगर आपको बताएगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी मेगा ओम्स या उससे ज्यादा रेजिस्टेंस बता रहा होगा, तो आप उससे अंदाजा कर लेंगे कि ये ओपन सर्किट फॉल्ट है, केबल ओपन हुआ है। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। मिसाल के तौर पे आप 2 केबल को टेस्ट कर रहे हैं और एक केबल के ऊपर आपने मैगर की एक प्रॉप रखी और दूसरे जिसको टेस्ट कर रहे हैं केबल को, उसके ऊपर दूसरी प्रॉप रखी। फिर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करके मैगर के जरिए से आप ये सिग्नल सेंड करते हैं। अब मैगर आपको रेजिस्टेंस बता रहा होता है, तो जैसे आप मैकेनिकल रोटेशन के नतीजे में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करके रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे होते हैं, तो अगर मैगर की इंडिकेशन के ऊपर, उस मीटर के ऊपर मैगर के आप 2 केबल को टेस्ट कर रहे हैं और उस दौरान आपके मैगर के मीटर के ऊपर रेजिस्टेंस 0 आ जाती है, तो आप, इसका मतलब ये है कि केबल आपस में शॉर्ट है, मिला हुआ है, ब्रोक नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो केबल जो है वो ओपन सर्किट नहीं हुआ है। ठीक है, केबल यानी कि मिला हुआ है। और अगर उसकी रेजिस्टेंस 0 आने की बजाय इनफाइनाइट आ जाती है, मेगा ओम्स में आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो इसका मतलब ये है कि केबल आपका ओपन हुआ है। तो इस तरह से ओपन सर्किट टेस्ट करने का तरीका होता है। Now we are moving further towards the short circuit fault. When 2 conductors of multi-core cable come in electrical conductor with each other due to the insulation failure, it is called a short circuit fault. Again, if we can seek the help of Magar के जरिए से हम ये चेक करेंगे। For this purpose, the 2 terminals of Magar, जो कि 2 उसकी probe होती हैं, are connect टू एनी ऑफ द कंडक्टर। उन दो कंडक्टर के ऊपर मैगर के 2 प्रोब्स लगाएंगे। इफ द मैगर गिव्स यू द 0 रीडिंग, यानी 0 वैल्यू देगा वो आपको, द इंडिकेट द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बिटवीन दीज कंडक्टर। द सेम स्टेप रिपीटेड फॉर अदर टेकिंग ऑफ 2 एट अ टाइम। अच्छा, एक वक्त में आप 2 की कंडक्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं क्योंकि प्रॉप 2 है ना उसकी। तो मिसाल के तौर पर मल्टी कोर केबल्स हैं, बहुत सारे केबल्स हैं, 12 केबल रखे हुए हैं आपके पास, और उसमें ग्राउंड का भी है, न्यूट्रल का भी है, यानी अर्थ का भी रखा हुआ है और न्यूट्रल का भी रखा हुआ है, और इनके दरमियान आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि वो आपस में शॉर्ट सर्किट हुआ और मिल गए केबल्स। अब मिलने का मतलब ये है कि जब भी 2 केबल अगर शॉर्ट सर्किट के नतीजे में टच हो गए, मिल गए हैं, तो इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है, जो भी 2 केबल मिल गए हैं, वो 0 होगी। और अगर मैगर से आप टेस्ट कर रहे हैं और आपको जो रेजिस्टेंस मिल जाती है, तो आप ये अंदाजा करेंगे तो ये दोनों केबल जो है वो मिल गए हैं, इनमें शॉर्ट सर्किट अगर हुई है, जबकि ये जुदा जुदा होने चाहिए, इनमें रेजिस्टेंस 0 नहीं होनी चाहिए बल्कि इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो इस टेस्टिंग के नतीजे में आप ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो है वो शॉर्ट सर्किट अकरेंस हुई है, ये केबल आपस में शॉर्ट हो गए हैं। तो ये चीज आपको मैगर बताता है। ये दोनों टेस्ट मैंने जो आप लोगों को बताए हैं, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को। मैंने ये वैसे दूसरी मरतबा बता रहा हूँ, रीडिंग मैंने लैब में भी बताई हुई ये चीज। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड द अर्थ फॉल्ट, व्हेन द कंडक्टर ऑफ केबल कम्स इन कांटेक्ट विद अर्थ। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक केबल जो है वो अर्थ के केबल से मिल गया है, अर्थ के केबल्स भी जा रहे होते हैं, या बॉडी जो होती है वो अर्थ हुई भी होती है, शॉर्ट सर्किट हुआ, केबल ओपन हुआ और वो ट्रंच से, डक से या अर्थ केबल से मिल गया, ग्राउंड केबल से मिल गया, तो इसे कहते हैं अर्थ फॉल्ट, और ग्राउंड फॉल्ट भी कहते हैं इसको। टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट,
वन टर्मिनल ऑफ मैगर इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर, एक कंडक्टर से मैगर का एक टर्मिनल आप कनेक्ट करेंगे, एंड द अदर टर्मिनल कनेक्ट विद द अर्थ, और दूसरे को आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे, या तो अर्थ के केबल से कनेक्ट कर लें, ग्राउंड केबल से कनेक्ट कर लें, या फिर बॉडी ऑफ ट्रेंच या डक जो है अगर वो मेटल की है तो उससे कनेक्ट कर लेंगे आप एक टर्मिनल को। इफ द मैगर इंडिकेट जीरो रेजिस्टेंस, अगर मैगर आपको जीरो रीडिंग दे रहा हो, जीरो रेजिस्टेंस दे रहा हो, इट मींस द कंडक्टर इज अर्थ, इसका मतलब कंडक्टर अर्थ हुआ है, क्योंकि केबल की, किसी भी केबल की अर्थ के साथ जो रेजिस्टेंस है वो भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, वो डायरेक्टली कभी भी केबल अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर ये केबल मिल गया हो अर्थ के केबल से, ट्रंच से, डक से, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपका कंडक्टर अर्थ से, या तो अर्थ के केबल से, ट्रंच से, डक से मिल गया है, और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो जीरो बता रहा है, रीडिंग जो है वो जीरो बता रहा है। तो द सेम प्रोसीजर इज रिपीट टू द अदर कंडक्टर ऑफ द केबल्स, और यही सेम प्रोसीजर जो है वो आप दूसरे केबल के साथ भी करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल दी, 12 कंडक्टर्स हैं, 12 कैसे, पर फेज आप 3 कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रेड के भी 4, येलो के भी 4, ब्लू के भी 4, तो 4 3 12 हो गई है। इसके बाद न्यूट्रल के आप लगा लें 2, और एक लगा लें आप अर्थ का, तो ये 15 कंडक्टर हो गए आपके पास। इन 15 कंडक्टर में से कौन किससे मिल गया है, इन 15 कंडक्टर में से कौन शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो है केबल बीच में से ब्रेक हो गया है, या कौन सा केबल अर्थ से मिल गया है, इन सब की जो टेस्टिंग है वो मैगर से की जाती है। और नॉर्मली जो फॉल्ट अकरेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट। इनमें रेजिस्टेंस मेथड की वजह से, मदद से आप जो है वो मैगरिंग टेक्निक करते हुए इन फॉल्ट्स को पता लगा सकते हैं। आज के सेशन के हवाले से हमने यहाँ तक डिस्कशन कर ली है, लैब में आगे बढ़ते हैं। Answer the following questions. Overhead system can be operated at 400 kV or above, but the underground cable is offered problem at such voltage. Why? इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बस मैं इन्हें रीड आउट कर रहा हूँ। आंसर्स तो आपको ही लिखने होंगे इनके तलाश करके। What type of losses occur in underground cables? कौन कौन से टाइप ऑफ लॉसेस हैं जो कि अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर अकर होते हैं, ये बताने हैं। What properties are desirable in insulation of cables? इंसुलेशन केबल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बतानी है यहाँ पे। Describe briefly some commonly used insulating material for cables. केबल्स के लिए कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, ये थ्योरी में आपको पढ़ाया भी जा रहा हो, और अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो आप वैसे भी इंटरनेट पे तलाश करके या बुक्स के जरिए से ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स के लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल केबल के इंसुलेशन के लिए वो कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। इसमें XLP के कंडक्टर्स भी होते हैं, डबल XLP के भी होते हैं, रबड़ इंसुलेशन भी होते हैं, हाईली पॉलीमर के भी होते हैं, PVC की इंसुलेशन भी होती हैं। ये मैंने नाम बता दिए हैं, इससे भी ज़्यादा वैसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, आप इनको तलाश करके वो लिख सकते हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें लर्निंग आउटकम के स्लैब में क्या सीखा है आपने वो यहाँ पे बता देंगे। तो लैब सेशन के हवाले से हमारी जो डिस्कशन अभी चल रही थी, आज कोई सवाल अगर सेशन में हो तो वो पूछ लीजिए, वरना एक छोटा सा रिव्यू कर लेता हूँ लैब के हवाले से कि हमने आज के लैब में ये क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी हैं। कोई सवाल नहीं है किसी का, तो मैं एक रिव्यू कर देता हूँ आज के लैब के हवाले से कि हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। इनमें हमने ऑब्जेक्टिव के बाद जो है थ्योरी ऑफ ओवरहेड अंडरग्राउंड को डिस्कस किया है, इनमें कौन सा एस्पेक्ट डिजायरेबल होता है अंडरग्राउंड के हिसाब से ये डिस्कशन की थी। ओवरहेड वर्सेस अंडरग्राउंड सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ बेहतर है सिस्टम ऑफ ओवरहेड अंडरग्राउंड सिस्टम में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल को हमने डिस्कशन की थी। इसके बाद इसकी साथ साथ इनकी ये हर एक लेयर की डिटेल यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद हमने इसका फ्रंट व्यू डिस्कस किया था कि ये लेयर कैसे नज़र आती हैं, और इसमें वो लेयर जो हैं वो कौन कौन सी कहाँ पर इम्पोज होती हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि टाइप ऑफ केबल्स जो हैं अंडरग्राउंड में कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं। उसमें लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स को हमने डिस्कस किया, ये इस्तेमाल होती हैं अंडरग्राउंड के अंदर।